हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम जो बीएससी फाइनल ईयर की जो सोमवार को सुबह 7 से 9 बजे तक मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी एडवांस अलजेब्रा का जो पेपर है और अभी कल ही जो पेपर हुए थे 18 तारीख को, उसके बारे में जो पैटर्न चेंज की बात की थी वो अपन ने नेक्स्ट जो पिछले वीडियो थे उसमें बात की थी। जिस स्टूडेंट ने भी नहीं देखा हो यदा कदा तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके तो उस वीडियो को देख सकता है और किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके हिसाब से तो आपको पूरा बताया गया है। और इससे पहले भी बीए फाइनल ईयर में अपने मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी एडवांस अलजेब्रा का पेपर हो चुका है, तो उसके लिए भी मैंने मोस्ट प्रश्नों के वीडियो जारी किया था, जिसमें से काफ़ी प्रश्न आए भी हैं। जो 7-8 प्रश्न मैंने जारी किए थे उनमें से कुछ प्रश्न आए थे, तो वो भी आप देख सकते हो, पुराना पेपर मिला सकते हो कि वो क्या। और जो एक मैंने क्वेश्चन बताए थे उन क्वेश्चनों के कुछ के आंसर अपन आज इस क्लास में करेंगे। और उसके अलावा भी कुछ मोस्ट प्रश्न जो बीएससी फाइनल ईयर के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएससी में मैथ में आर्ट्स वालों का थोड़ा हल्के से कॉपी चेक की जाती है और अपनी थोड़ा सा हार्ड मार्किंग की जाती है। तो उसके अनुसार मैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ उनके सॉल्यूशन भी लेके आया हूं कि जिस स्टूडेंट ने इस कोरोना पीरियड के अनुसार जो पढ़ाई नहीं की तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो और वो देख ले कि किस प्रकार से अपने को आंसर लिखना है। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक होती है तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर कॉपी चेक करता है वो अपने लिखने की स्किल पे भी ध्यान देता है कि अपन किस प्रकार से लिख रहे हैं आंसर। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के मोस्ट प्रश्नों की सीरीज शुरू करता हूं और उस पर मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा और जो प्रश्न मैंने जो लिखवा दिए हैं उनका भी बताऊंगा कि आपको आंसर कहां पे मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहें और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और यदि किसी प्रश्न में समझ में नहीं आता, डाउट क्लियर नहीं हो रहा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, तो आप उन पे जाके भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि आपके पास टाइम मिलता है तो एड्रेस भी दे रखा है मैंने, तो वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको जिस प्रकार से हेल्प चाहिए मैं 24 घंटे आपके पास उपलब्ध रहूंगा, क्योंकि अपने को एग्जाम में मार्क कैरी करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक स्टूडेंट के अच्छे मार्क कैरी हो। तो इसी के लिए आज का मैं पहला मोस्ट प्रश्न करता हूं आपके सामने, जिसको मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं। सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड या क्षेत्र, कुछ भी लिख दो, का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स, आराम से वीडियो वॉच करना, जिसको नहीं समझ एक बार और वॉच करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं गारंटी रहता हूं। और आज मैं इस वीडियो में आपको यूनिट फर्स्ट के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी के पक्का प्रश्न मिलेंगे। एक एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको यूनिट फर्स्ट होगी वो एकदम से क्लियर हो जाए। और सेक्शन सी में एक प्रश्न और सेक्शन बी के अंदर एक प्रश्न आपको पक्का कंफर्मली इसमें से मिलेगा। तो इसी सॉल्यूशन को ध्यान रखना। तो चलो देखो, वो कह रहा सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांक के प्रांत यानी इंटीग्रल डोमेन या क्षेत्र यानी फील्ड का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या फिर एक अभाज्य संख्या होता है। तो हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभिलक्षण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अभिलक्षण वो चीज है किसी भी वलय के अंदर किसी भी क्षेत्र या पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण वो होता है जो उसका गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा हो जाए। वह न्यूनतम पूर्णांक जो उसकी तत्समक जो गुणात्मक तत्समक है, मल्टीपल आइडेंटिटी
जो एलिमेंट है उसके साथ गुणा होने पे आंसर आपका 0 आ जाए तो वो न्यूनतम संख्या होगी, वो उसका अभिलक्षण होता है। तो अपन उसी को लेके चलते हैं। तो मैं इसको देखो प्रूव करता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और कई स्टूडेंटों ने मेरे को कमेंट में कहा है कि आप वीडियो बनाइए, लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी परीक्षा की दृष्टि से वीडियो लंबा हो या छोटा हो उससे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अपने नंबर किस प्रकार से है, क्योंकि अपने को पता है कोरोना का पीरियड है, इसमें सभी की पढ़ाई छुट्टी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा नंबर कैरी करने हैं। तो देखो मैं किस प्रकार लिखता हूँ। अब मैंने कहा कि यहाँ लिखने की स्किल होनी चाहिए, अच्छी स्किल होगी तो उसके नंबर। कई बार होता है हम पेपर पूरा करके आते हैं लेकिन अपने को नंबर नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? तो वो अपनी लिखने की थोड़ी सी स्किल डाउटफुल हो जाती है, तो वो एग्जामिनर उसके में पूरे नंबर नहीं दे पाते। कई स्टूडेंट अपने को लिखते हैं कि ये तो स्टूडेंट साल भर घूम रहा था फिर भी इसके नंबर अच्छे आ गए, क्योंकि उसके लिखने की स्किल अच्छी है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें देखो, तो हम मान लेते हैं, माना d प्लस क्रॉस एक पूर्णांकीय प्रांत, या मैं लिखता हूं क्षेत्र, पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र है जिसका अभिलक्षण एक अशून्य संख्या p। हम मान लेते हैं कोई अशून्य संख्या है, क्योंकि शून्य है तो प्रमेय अपने आप ही सिद्ध है, तो अपन अशून्य संख्या मान लेते हैं। अब बात आई अपने को सिद्ध करना है अभाज्य यानी प्राइम नंबर। तो हम मान लेते हैं, जस्ट इसका अपोजिट मानते हैं, यदि संभव हो तो माना p अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य नहीं होगी तो क्या होगा? तो p एक संयुक्त संख्या है। ये बात होगी कि अभाज्य नहीं है, इसका मतलब भाज्य संख्या है, जिसको अपन संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात p के कोई दो टुकड़े किए जा सकते हैं, p1 डॉट p2। कई फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा, तो उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपने YouTube के अंदर जाके जो कोने के ऊपर 3 डॉट के निशान है वहां क्लिक करके नीचे जो अपने डिस्प्ले की कैपेसिटी है उसको 480 पे कर ले, तो आपको क्लियर वीडियो दिखेगा। 380 पे, 360 पे भी दिख रहा है, कहीं फोन में 480 पे दिखता है, तो आप 3 डॉट जो ऊपर साइड में कोने में दिख रहे हैं उन पे क्लिक करके नीचे अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले, वीडियो की 480 पे कर ले, जिससे 480 पिक्सल पे होगी तो आपको वीडियो अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मान लिया कि p है वो p1 और गुणा p2 है, p1 डॉट p2, जहां p1 और p2 क्या हो सकता है? जहां p1 p से एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक हो गया तो वो पूरी की पूरी संख्या मल्टीपल में आ गई, लेकिन वो p भी नहीं हो सकता, तो यानी p1 और p2 एक से बड़े और p से छोटे हैं। तो यहां तक सभी के लिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। चूंकि d का अभिलक्षण p, d का अभिलक्षण p है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? मैंने बात की वो संख्या उसके गुणात्मक दशमलव से मल्टीपल करे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो उसका अभिलक्षण होता है। तो p यहाँ पे इसका क्या हो गया? अभिलक्षण हो गया। अब देखो p की वैल्यू ये रही, तो क्या लिख सकते हैं? p1 डॉट p2 डॉट e इक्वल टू 0। यहां तक भी सही है। तो फिर आगे देखो, p1 डॉट p2, मैं इसको तत्समक से किसी को गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है, पढ़ते आए हैं
तो P1 डॉट P2 डॉट 0। अब हमें पता है ये पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ शून्य भाजक है, रहित होगा, यानी कोई भी दो अशून्य संख्याओं का गुणा होगा तो वो कभी जीरो नहीं होता। यदि वो जीरो है तो इन दोनों संख्याओं में से कोई एक जीरो अवश्य है। तो यहां तक बात क्लियर आती है। तो देखो P1 डॉट E 0 या P2 डॉट E इक्वल टू 0। क्यों? चूंकि D शून्य भाजक रहित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक बात क्लियर होगी। D शून्य भाजक रहित है। फिर बात आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? D का अभिलक्षण P1 या P2 है। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो यही अभिलक्षण की जो शर्त होती है वो ये दोनों पूरी कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक अभिलक्षण होगा। लेकिन यहां बात आती है कि अभिलक्षण होता है वो न्यूनतम होना चाहिए, सबसे छोटा। लेकिन यहां तो P के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, P1 और P2, जो P से छोटे हैं, तो इसका मतलब P1 और P2 अभिलक्षण होगा, तो P अभिलक्षण नहीं होगा। लेकिन वो बात तो अपनी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि हमने माना है कि इसका अभिलक्षण संख्या P है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने किया है वो गलत था, जो माना है वो गलत है। तो इसका मतलब ये क्या, P एक अभाज्य संख्या हो गई। तो देखो क्या लिखते हैं, परंतु P1 व P2 प्रत्येक P से छोटा धन पूर्णांक, छोटा धन पूर्णांक है। इसका मतलब आता है D का अभिलक्षण P नहीं हो सकता। जो असत्य है, जो असत्य है, क्योंकि अपन ने P अभिलक्षण माना है। फ्रेंड्स, इसके आगे का मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना। इसके आगे की लाइन है, इससे नीचे की जो यहां पे बोर्ड पे आ नहीं रही, तो मैंने यहां लिख दी। ठीक है, फलतः यानी परिणाम क्या हो गया? P असत्य, अभिलक्षण नहीं हो सकता। तो P अभिलक्षण नहीं होता, तो ये गलत क्यों आया? क्योंकि हमने क्या माना था? यदि संभव हो तो माना P अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? P भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने P संयुक्त संख्या मानी थी, यानी कि भाज्य संख्या मानी थी। तो यहां गलत हो गई, अर्थात P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। फिर यदि D का अभिलक्षण शून्य है तो प्रमेय जो अपने को थ्योरम दे रखी है स्वयं सिद्ध है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये प्रूव है। तो इसी के साथ ये थ्योरम प्रूव हो गई कि P अभाज्य संख्या है या फिर इसका अभिलक्षण जीरो है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये अपने को प्रूव होता है। फिर बात आती है, ये तो हो गया, लेकिन ये अपने बड़े सवाल जो सेक्शन, यदि बी सेक्शन में आया तो एक अकेला सवाल होगा जिसके अपने को 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, यदि ये सेक्शन सी में आता है तो 6 नंबर का सवाल हो जाता है, इसके नंबर वेटेज बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ में एक सवाल और आता है, ए में है, आप देख सकते हो बीए फाइनल ईयर का अभी कल ही 18 तारीख को शाम को 3 से 5 बजे तक पेपर हुआ, तो उसमें किस प्रकार से है तो उसके हिसाब से अपने को ये करना होता है। अब मैं अगला इसी के साथ का सवाल लेता हूं।
यदि आर प्लस क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ऐसा वलय है, एक ऐसा वलय है कि ए स्क्वायर ए, यानी कि उसके अवयव का वर्ग करने पे वही अवयव वापस से आता है, जहां प्रत्येक ए किसका अवयव है, आर का। तो सिद्ध कीजिए, तो अपने को क्या सिद्ध करना है, ए सिद्ध करना है ए प्लस ए इक्वल टू 0, बी सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 0, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी, और सी सिद्ध करना है आर क्रम विनिमय रिंग है, आर है वो क्या है, क्रम विनिमय रिंग है। तो ये अपने को 3 सिद्ध करने हैं, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये 2 नंबर में ध्यान रखना होता है, 1% 2 का यानी कि 3 है तो वो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। यदि आपको सेक्शन बी में दिया जाएगा तो इसमें से कोई 2 सिद्ध करवाएगा, तो ये ध्यान रखना, वहां पे ये 4 नंबर का हो जाता है। तो देखो हम इनको प्रूव करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को कोई बात क्लियर नहीं थी, वीडियो 2 बार देखें, और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, और नीचे टेलीग्राम दे रखा है, टेलीग्राम पे आप जाके जो क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दो कि वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ या वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपका वो उत्तर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस पे जाके भी मिल जाएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ है मिल जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद वो टेलीग्राम में लिंक मिलेगा आपको कि वो पर्सन वहां पे आया है, तो ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखो इसको हम प्रूव करते हैं, तो किस प्रकार करेंगे, तो ए प्रूव करता हूं, माना ए आर में है, इसका मतलब ए प्लस ए भी किस में होगा, ऑफिशियली आर में ही होगा, हमें पता है, तो इसलिए ए प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा, ए प्लस ए होगा। क्यों होगा, चूंकि प्रत्येक ए आर में है, तो ए स्क्वायर बराबर आर, ये अपने को दिया हुआ, ध्यान रखना। तो दी हुई कंडीशन अपने को उपयोग करनी होती है, तो ये हम उपयोग कर रहे हैं। तो देखो ये किस प्रकार सोल्व होगा, ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए, तो ये ए प्लस ए, तो ये देखो किस प्रकार हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, तो ये कौन सा नियम लग गया यहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटनता। देखो इसके नंबर जरूर मिलते हैं, साइड में जो लिखते हैं उसके नंबर डेफिनेटली मिलते हैं, और प्रभाव अच्छा होता है, यही अपनी स्किल होती है लिखने की। कई स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं ये फटाफट, तो टीचर क्या करता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देता है और नंबर काट लेता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि अपने को दिया हुआ है, ये हो जाएगा ए प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड से निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ लागू होता है, तो यहाँ पे अपने पास हो गया ए बराबर A0, कहां से आया, निरसन नियम से, या निरसन नियम लागू होता है। तो यहां से ये अपने पास सिद्ध हो गया ए पार्ट। फिर बात आती है बी पार्ट की, तो बी पार्ट में अपने को ये सिद्ध करना है। तो बी पार्ट में अपन सिद्ध करेंगे, वो कैसे करेंगे, यदि ए आर का अवयव है, बी भी आर का अवयव है, तो दोनों का, और आर क्या है, एक वलय दे रखा है, तो इसका मतलब इनका एड होगा, तो नया अवयव भी किस में आएगा, आर में आएगा। यहां तक बात क्लियर है। दिया है क्या, दे रखा है आपको, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से अब देखो यहां देखने वाली बात है, a प्लस बी बराबर, तो 0 की वैल्यू a में हमने क्या निकाली है, देखो a प्लस a से जो a पार्ट था इसका, उससे वैल्यू हमने लिख दी। तो यहां पर भी देखो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिलेशन लो, यानी कि b बराबर a, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां लिखता हूं
निट्सन नियम जो अपना कैंसिलेशन लॉ है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, इस प्रकार a प्लस बी बराबर 0, तो a बराबर b। ठीक है, फिर बात आती है अपने सी पार्ट की। देखो आराम से देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोटबुक, अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनकी सवालों को देख के अवश्य जाना। फिर बात आती है सी क्रम विनिमय, सी सेक्शन में आर क्रम विनिमय। तो इसके लिए बात करते हैं। तो इसके लिए माना ए और बी दोनों ही आर के अवयव हैं, तो इसका मतलब ए प्लस बी इनका ऐड होगा, वो भी आर का अवयव ही होगा। आर का अवयव होगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, वो ए प्लस बी ही होगा, क्योंकि यहाँ फिर वही बात अड़ रही है अपने की प्रत्येक अवयव ए आर का है, तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए होता है। यहां तक बात क्लियर है अपनी। फिर बात आती है आगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, यहां तक इसको सॉल्व करते हैं तो a डॉट ए प्लस बी ए, फिर यहां हो जाता है ए बी बी ए बी डॉट बी ए प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। अब ए और बी दोनों ही किसके हैं, आर के अवयव हैं, तो हमें जनरली सीधा सा पता है ए प्लस बी ए बी ए प्लस बी, तो यहाँ कैंसिलेशन लॉ लागू हो जाएगा, बी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ लिखता हूं निट्सन नियम, यह निट्सन नियम से लागू होता है। ये निट्सन नियम हो गया। लेकिन अब हमें पता है, अभी पिछले वाले में क्या, दो अवयवों का योग 0 है, तो इसका मतलब वो अवयव बराबर है, तो इसका मतलब मैं इसे यहां लिख सकता हूं बी ए बराबर ए बी। कहां से आया, क्योंकि बी सी बी पार्ट से आया ये, तो यहां अब देखो दो अवयव आर के थे और दोनों गुणा में क्रम विनिमय, इसका मतलब लिख सकता हूं मैं, अतः आर क्रम विनिमय रिंग। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका जो दूसरा प्रश्न है वो अपन इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आराम से देखो, मिटा देता हूं मैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं, वलय में, उपवलय में, गुणजावली में, जो आगे अपन पढ़ेंगे, मैं कल और बताऊंगा, आज भी बताऊंगा। तो देखो अगला सवाल है आज का तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि किसी क्षेत्र के दो उप क्षेत्रों का सर्वनिष्ठ बी एक उपक्षेत्र होता है, यानी उपक्षेत्रों के कोई दो उपक्षेत्र हो किसी क्षेत्र के, उनका सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन भी एक उपक्षेत्र होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को। इसको किस प्रकार से प्रूव करेंगे, तो ये ध्यान रखना ये किस प्रकार से प्रूव होता है। और इससे रिलेटेड उपवलय में भी होता है, गुणजावली में होता है, तो सेम तरीका लागू होता है, सिर्फ डेफिनेशन का फर्क होता है, तो यहाँ ध्यान रखना होता है। तो हमें पता है उपक्षेत्र सिद्ध, किसी क्षेत्र का उपक्षेत्र सिद्ध करने के लिए दो कंडीशन होती है कि a माइनस बी और ए बी इनवर्स वापस उसी के अंदर आने चाहिए, और उपवलय की बात की जाए तो ए बी आना चाहिए, इनवर्स नहीं आता। तो यहां से देखो, अब हम करते हैं प्रूफ।
तो माना S1 व S2 किसी क्षेत्र F के दो उपक्षेत्र हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उपक्षेत्र है इसका मतलब योज्य तत्समक तो पक्का होगा, तो S1 में भी होगा और S2 में भी होगा। तो इसका मतलब जो योज्य तत्समक जो शून्य अवयव है वह S1 इंटरसेक्शन S2 में भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, S1 इंटरसेक्शन S2 नॉट इक्वल टू 5, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ अवयव ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अवयव है, यानी कि हम इनमें कुछ अवयव मान सकते हैं जो अपने परीक्षण को, इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए जरूरी है। तो देखो कैसे मानेंगे। माना ए बी S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है। तो ये इसमें मान लिया मैंने, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे देखो ए बी S1 इंटरसेक्शन S2 है, इसका मतलब a और b S1 में है तथा a और b S2 के अंदर है। ये दोनों अवयव इसके अंदर है, हो गए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a माइनस बी होगा वो S1 में होगा तथा ए बी इनवर्स यहां लिख देता हूं जहां b नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी इनवर्स किस में होगा, S1 में होगा। इक्वेशन फर्स्ट। कारण हमें पता ही है, क्या कारण है, क्योंकि S1 उपक्षेत्र, ये हमने शुरुआत में माना उपक्षेत्र है, तथा a माइनस बी बिलोंग्स टू S2 तथा ए बी इनवर्स S2। इक्वेशन 2। कारण चूंकि S2 उपक्षेत्र है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी के लिए। तो मैं इस प्रकार लिख देता हूं, इस प्रकार ए बी नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो हमने क्या प्रूव किया, a माइनस बी S1 इंटरसेक्शन S2 यह किया, तथा ए बी इनवर्स S1 इंटरसेक्शन S2, ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी। तो इसलिए S1 इंटरसेक्शन S2 क्षेत्र F का एक उपक्षेत्र है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दो उपक्षेत्रों का इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 क्षेत्र F का एक उपक्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी से एक सिमिलरली क्वेश्चन और बनता है जो सभी स्टूडेंटों को अपनी नोटबुक में खुद करना है। और यदि किसी को डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, जिससे मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से आता है, सिद्ध कीजिए। इन दोनों में से कई बार एक सवाल अपने को पक्का देखना बनता है। सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है और जो मोस्ट क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ध्यान रखना। सिद्ध कीजिए दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय, वो भी सेम करना है, सिर्फ इसमें हम उपक्षेत्र में करते हैं ए बी इनवर्स। ठीक है, वहां पे आपको ये कंडीशन AB S करना, बिलोंग्स टू S, और कुछ दिखाए, इनवर्स वाला नहीं दिखाना।
गुण मल्टीपल वाला दिखाना है। यहाँ हम इनवर्स का मल्टीपल दिखाते हैं तो क्षेत्र के लिए दिखाते हैं, और ऊपर वाले के लिए केवल मल्टीपल दिखाएंगे। इतना सा फर्क है और बाकी कुछ ही नहीं है। तो मैंने एक सॉल्व करवा दिया, एक सॉल्व आप करोगे, ठीक है। इसी के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल आप करके मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर हमने सही किया है या गलत किया है, तो आपको मैं जवाब दे दूंगा। और यदि आपको नहीं होता सॉल्व तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं आपको वो आंसर है बता सकता हूं। लेकिन करना जरूर है, ये नहीं कि हम आलस में, क्योंकि अब 2 ही दिन की बात है, कल संडे है और मंडे को अपना पेपर है, तो कतई भी अब आलस नहीं करें। हाँ, हमने 3-4 महीने अपनी पढ़ाई छूट गई, उसका कोई फिक्र नहीं है, अब भी टाइम है, अपन मार्क कैरी कर सकते हैं। और फाइनल ईयर में मार्क कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को आगे के कंपटीशनों में बहुत इंपॉर्टेंस होंगे इन मार्क्स की, ध्यान रखना। तो देखो, यदि ए किसी वाले आर का एक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि आर के परसामान्यक यानी कि नॉर्मलाइज्ड क्या होता है, एन ए किस प्रकार होता है कि आर बिलोंग्स टू आर है, यानी आर तो चेंज होता रहेगा। यहां पे ए आर बराबर आर ए, आर का एक उपवलय, ये अपने को सिद्ध करना है। इसको आर का एक उपवलय सिद्ध, जो अभी मैंने पीछे वाले में बताया था, ए माइनस बी बिलोंग्स टू वही लानी है कंडीशन, और मल्टीपल की कंडीशन अपने को लानी है। ये 2 स्टेप प्रूव करनी है तो ये एक उपवलय बन जाएगा, तो इसका अपने को ध्यान रखना होता है। तो देखो, इसको प्रूव मैं किस प्रकार करता हूं। प्रूव, चूंकि अब आर है, आर के अंदर हमें पता है तत्समक अवयव होते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसको अपन ई से डिनोट करते हैं, तो वो तो आर के अंदर होगा ही। तो आर का अंदर आर का अवयव है, ए के साथ मल्टीपल हो सकता है, तो ये किस प्रकार होगा, ए डॉट ई डॉट, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई फर्क नहीं है इसका, हमें पता तत्समक को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से गुणा करो, मल्टीपल करो तो वही चीज आती है। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहां से क्या हो गया, इससे अपने को मीन निकल गया कि जो ये मल्टीपल है आर के स्थान पे, तो ये किस में आ गया, ये नॉर्मलाइज्ड में आ गया, यानी परसामान्यक में आ गया। परसामान्यक में यानी तत्समक आ गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड है वो कभी भी फाई नहीं है, यानी कि रिक्त नहीं है, इम्पिटी नहीं है। तो इसका मतलब इसको नॉन इक्वल टू फाई करते हैं, नॉट इक्वल टू फाई। तो इसका मतलब अब इसमें कुछ अवयव अपन मान सकते हैं, तो माना x और y दोनों नॉर्मलाइज्ड ए के अंदर है, तो ये इसके अंदर है, इसका मतलब इनकी क्या शर्त हो गई कि ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो फॉलो करेंगे तो क्या होगा, देखो ए एक्स बराबर एक्स ए, या ए वाई बराबर तथा, यानी तथा दोनों एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो ए एक्स बराबर एक्स है और ए वाई बराबर वाई है, तो ये कंडीशन इसके अंदर आ गई। अब हमें इन दोनों को प्रूव करना है, तो अब पहले a माइनस बी, यहाँ a और b की जगह x और y लिया, तो हमें लाना है x माइनस वाई बिलोंग्स टू n है, तो ये लाना है, तो इसके लिए मैं लेता हूं a x माइनस वाई, लेकिन माइनस में कोई भी संक्रिया नहीं लगती, ये अपने को पता है, तो नहीं लगती तो हम क्या करेंगे, a x प्लस माइनस का y। ध्यान रखना फ्रेंड्स,
मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए माइनस वाई। तो यहां हो गया ए एक्स माइनस ए वाई। तो इसको देखो इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार अपन चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ए माइनस वाई ए। मैं यहाँ लिख देता हूं एक से, यानी एक से लिया अपन ने। तो यहां से देखो मैं फिर वापस लिखता हूं एक्स ए प्लस माइनस वाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस वाई। कौन सा नियम लागू हो गया, बंटनता लागू हो रही है। यहां भी कौन सी थी, बंटनता थी। तो मैं यहां लिख देता हूं बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहां भी क्या लागू हुआ, बंटनता। यह ध्यान रखना, प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान रखना, ये स्किल होती है लिखने की, और यहाँ पे ही नंबर करते हैं थ्योरी के अंदर। कई बार कहते हैं, कई स्टूडेंट कहते हैं थ्योरी डिफिकल्ट। थ्योरी डिफिकल्ट नहीं होती, हमें तरीका थोड़ा सा उल्टा सीखा हुआ होता है डायरेक्ट करने का। तो डायरेक्ट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो वो रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई ए। तो यहां से देखो इस प्रकार हमने क्या लिख दिया, ए एक्स माइनस ए बराबर एक्स माइनस वाई ए। अब देखो ये r की जगह आ गया। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, x माइनस वाई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइज्ड ए। तो मैं यहां पे इसको लेता हूं 2 नंबर, ठीक है। यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, जगह की कमी है। तथा दूसरी कंडीशन अपने गुणा वाली लेनी है। तो ए एक्स वाई, ठीक है। तो हमें पता है, अब भले आर की बात की जा रही है, उसका परसामान्यक लेना है। तो इसका मतलब यहां साचर्यता लागू है, मल्टीपल। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स ए वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वाई, क्योंकि समीकरण एक से ले लिया। मैं यहां लिखता हूं एक से। फिर हमने क्या किया, एक्स को बाहर निकाला, ए वाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स वाई ए, यहां भी एक से। यहां क्या हो जाएगा, एक्स वाई ए। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं। तो देखो ये क्या हो गया, ए एक्स वाई ए। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई किस में आ गया, नॉर्मलाइज्ड ए में आ गया। तो नॉर्मलाइज्ड ए में आ गया, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी मैं लिख देता हूं 3 नंबर। तो 2 व 3 से एक्स वाई किस में थे, नॉर्मलाइज्ड ए में थे। तो यहां से अपने पास क्या आ गए, एक्स माइनस वाई किस में आ गया, नॉर्मलाइज्ड ए में आ गया, तथा इनका मल्टीपल किस में आ गया, नॉर्मलाइज्ड में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः नॉर्मलाइज्ड ए आर का एक उपवलय। तो हो गया प्रूव फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना, ये इस प्रकार से अपने प्रूव होता है। तो यहां तक की बात भी क्लियर है अपने, परसामान्य के ये चीजें हो गई, ये हो गई। अब बात आती है कि इससे आधारित भी पर्सन चेंज होता है, यानी कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रहता है। तो देखो लैंग्वेज किस प्रकार चेंज होती है, वो मैं आपको बताता हूं। पर्सन मिटा देता हूं। यदि ए किसी वलय आर का एक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए समुच्चय, सिद्ध कीजिए समुच्चय। अब देखो यहां सेट्स की बात है, वहां परसामान्य की बात है, यहां समुच्चय की बात होगी। समुच्चय एस किस प्रकार होगा, यहां x बिलोंग्स टू r, जहां क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू 0। यहां कंडीशन चेंज हो गई, r का एक उपवलय। तो यह प्रश्न भी अपने को सेम टू सेम इस तरीके से करना
होता है। सेम कंडीशन चेंज हो जाती है, वहां अपने बराबर में इक्वल टू में थी x बराबर x है, लेकिन यहाँ x इक्वल टू 0 हो गई, तो यहाँ x और y दो x1 और x2 लेंगे, ax1 0 और ax2 0, तो उसको अपन इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आप मेरे को सोल्व करके भी बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो कहाँ दिक्कत आई है, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो ये इस प्रकार से अपने मोस्ट प्रश्न खत्म होते हैं आज के, जो यूनिट फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। इनमें से मैं गारंटी लेता हूं आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में प्रश्न मिलेंगे। सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको कम से कम 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, आराम से अच्छे से तैयारी करो और पढ़ते रहो। कल का दिन भी है आपके पास आराम से तैयारी के लिए, और मैं कल मॉर्निंग में या कल दोपहर में आपके सामने फिर आपके नई वीडियो और नए सवाल लेके आता हूं। तब तक पढ़ाई जारी रखें, एक ध्यान रखें, अपने को परीक्षा में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।